हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एके गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में। मैं एक मैथ्स टीचर हूं और आपको यहां पर मैथ पढ़ाने आया हूं और मैं 2011 यूपीएसआई क्वालिफाइड हूं और कई एग्जाम से मैंने क्वालिफाई किए। बट यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल बैच हमारा फॉर्म हो रहा है उसके लिए आज ये डेमो क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, खाली इस पर्पज से कि जो हमारे सिलेबस में, हमारे जो मैथ के सिलेबस में चैप्टर्स हैं उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ क्वेश्चंस जो आपको लगता है, होते तो वैसे नहीं हैं, लेकिन जो आपको लगता है बहुत टफ होते हैं, जिनको करने में बहुत समय हमारा चला जाता है और उस वजह से हम अक्सर उस क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, तो उन सभी टाइप के अलग अलग चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आपसे मुलाकात होगी जरूर, उन क्वेश्चनों पर को लेकर के मैं आज आया हुआ हूं। और आज की क्लास में हम बस केवल इतना देखेंगे कि इन सभी क्वेश्चनों को कितने जल्दी और कितने आसान तरीकों से हल किया जा सकता है, बिना फॉर्मूले, बिना एक्स वाई के, केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल करते हुए, बिना पेन का इस्तेमाल किए 10 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आज की क्लास में इतना देखेंगे, क्यों किया जा सकता है, किस लिए होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में अपनी डिटेल्ड क्लास में जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चनों के साथ चलेगी, उसमें हम लोग देखेंगे। तो बहुत ज्यादा इंतजार ना कराते हुए हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। और इस साल वर्दी हमारे तन पर होगी, सितारे हमारे कंधे पर होंगे और समाज में हमारे नाम का सितारा चमकेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं एके गुप्ता आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी ठोस गोले की त्रिज्या को, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किसी ठोस गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी ठोस गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब यह कहा जाता है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, यही प्रतिशतता का भी क्वेश्चन है। तो अब इसको लगाने के लिए अगर मेंसुरेशन का है, आयतन के बड़े बड़े फॉर्मूले हमें याद करने पड़ते हैं, 3/4 पाई आर क्यूब आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। अब प्रतिशत को भी एक्स वाई मानने पर बहुत ही लेंदी प्रोसेस बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मेरे तरीके से बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन तरीका मैं बता रहा हूं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर हम लोग आगे अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। बस देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को किया सकता है, फटाफट क्वेश्चन मिले उड़ाते चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चनों की कोई हस्ती नहीं होती है, अपने तूफानी इरादों से हर क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है। 20% बढ़ा दिया जाए, यहां पर बात की गई है उसके आयतन की, यहां पर बात की गई है उसके आयतन की, और आयतन हमें पता है 3 विमाओं का गुणनफल होता है। तो बस फटाफट लिखना है 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000। अब 20% बढ़ाया गया तो 20% बढ़कर के 10 हो जाएगा 12, 12 और 12, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा 1728। अब 1000 के सापेक्ष बढ़ गया है 1728, 1000 के सापेक्ष बढ़ गया है 728, 1000 के सापेक्ष बढ़ गया है 728। तो जो आयतन पहले 1000 था अब 1728 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया है 728। तो अगर 1000 के संदर्भ में बढ़ा है 728 तो प्रतिशतता हमेशा 100 के संदर्भ में होती है, इसलिए इसका आंसर यहां पर क्या करेंगे, अंतिम से एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, यानी 72.8%। यह हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसमें आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हर क्वेश्चन को फटाफट 10-10 सेकंड के अंदर, अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा कि हर चैप्टर का हर क्वेश्चन एक ही तरीके पर कैसे लगाया जा सकता है, बिना एक्स वाई, बिना फॉर्मूले के। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह सामान्य चाल से चलते हुए कितने समय में पहुंचेगा। तो वह अपनी सामान्य चाल से चलते हुए कितने समय में पहुंचेगा। तो अब इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, ठीक है, माना एक्स माना वाई कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिए यहां कितना चाल हो रही है, 3/4 चाल। तो 3/4 लिखना है,
समय का अंतर यहां दिया गया है 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट। तो यहां इस 1 घंटे 30 मिनट को हम 1.5 घंटे कह सकते हैं, 1 घंटे 30 मिनट को, या 1 घंटे 30 मिनट ही कह लेते हैं। तो इस 1 घंटे 30 मिनट का अब यहां पर सामान्य चाल से पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है बाबू, बस केवल ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा? सी, 4 घंटे 30 मिनट। बस इतना करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। क्यों करना है? ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह से सीखेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो पता चलेगा। देख रहे हैं ना कितना आसान होता है, कोई एक्स वाई नहीं, कोई बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्टों का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा सकता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे आप देख रहे हैं, क्यों, क्लास में चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट देखते जाओ, क्वेश्चन को उड़ाते जाओ, कुछ नहीं करना है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन है कार्य और समय का, जो कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि बहुत टफ चैप्टर होता है, जल्दी से नहीं कर पाते हैं, ढेर सारा एलसीएम लेना होता है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ नहीं, एक तरीके से बताऊंगा, हर क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर सकते हो। बस आज देखते जाओ, केवल सिर्फ देखते जाओ। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ना अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक। लेकिन अगर अच्छी लग जाए तो बेटा क्लास में रेगुलर रहना। इस बार वर्दी पहना के मानूंगा, चाहे जो हो जाए। चलो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व, कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्ति से 2 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यह पूछा गया है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में लोग अक्सर कहते हैं कि कार्य शेष कार्य वाले क्वेश्चन, कार्य समाप्ति से कुछ दिन पहले छोड़े जाने वाले क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। तो चलो थोड़े से कारणों के साथ भी मैं इसको बता देता हूं कैसे हुआ। ध्यान दो, ए ने अगर कार्य छोड़ा है तो आखिरी के 2 दिन किसने काम किया होगा? बी ने किया होगा। अब मैं यहां पर एलसीएम वाला मेथड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ए अगर 100% काम कर सकता है 10 दिन में, तो ए की कार्य क्षमता है 10%, क्योंकि एक दिन में वो करेगा 10%। बी अगर किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, तो बी अकेले उस एक दिन में कार्य करेगा 5%, यही करेगा। अब ये प्रतिशत क्या है, ये सब क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक। अब ए ने 2 दिन पूर्व काम छोड़ दिया, यानी आखिरी के 2 दिन केवल बी ने काम किया। आखिरी के 2 दिन केवल बी ने काम किया, तो 2 दिन का काम हो गया बी का, और 2 दिन में बी करेगा 2 दिन में केवल 10% का, क्योंकि 5% एक दिन में करता है, तो 10% करेगा 2 दिन में। इसका मतलब है कि 90% काम ए और बी दोनों ने मिलकर के किया हो। ए और बी दोनों ने मिलकर के किया होगा। दोनों मिलकर के 90% काम कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की मिली हुई कार्य क्षमता है 15%, यानी दोनों मिलकर के करेंगे 90% काम 6 दिन। तो ए और बी ने मिलकर के 6 दिन काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया और बी ने शेष काम 2 दिन में समाप्त कर लिया। तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 8 दिनों में। इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, 8 दिन। कुछ नहीं करना होता है, बस बोलते हुए सोचते हुए क्वेश्चनों को कर डालना है, सिर्फ बोलते हुए सोचते हुए कर डालना है। चलो, काम समय की बात हो गई, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिश्रण नंबर सिस्टम, या आप किसी भी चैप्टर से कह सकते हो, ठीक है। जानवरों के सर और पैर पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं, थोड़ा एक्सवाई से भी किया जा सकता है, एलिगेशन के रूल से भी किया जा सकता है, लेकिन आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे पेन तो उठानी ही नहीं पड़ेगी, केवल छोटे छोटे अंकों का गुणा करके आप आंसर देख सकते हो। चलो, करना क्या है, यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा नीचे कुछ बकरियां अपना चारा चर रही हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे तथा नीचे कुछ बकरियां अपना चारा चर रही हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या, तोते और बकरी मिलाकर कुल सिरों की संख्या 24 हो तथा उनके कुल पैरों की संख्या 60 हो, उनके कुल पैरों की संख्या 60 हो, तो करना क्या है, पूछा क्या गया है, बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ऐसे में क्यों ऐसा किया जाता है, इस पर मैंने फिर बताया, जब चैप्टर चलेंगे तब डिस्कस होगा, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद डिस्कस पे करेंगे क्यों होता है। अभी कैसे करना है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वो देखना है। यहां पर 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी गई है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछी गई है, तो हम 2 पैर वालों को ले लेंगे और उसमें सिरों की संख्या का गुणा कर देना है 24।
ठीक है, दो पैर वालों को लेंगे, सिरों की संख्या का गुणा करेंगे, ठीक, और इसमें से कुल पैरों की संख्या में से इसको घटा देंगे। ठीक है, कुल पैरों की संख्या में से इसको घटा देंगे। तो कुल पैरों की संख्या थी 60, उसमें से घटा देंगे 2 गुणे 24, तो यहां कितना आ जाएगा बाबू? 12। अब इसमें केवल कुछ नहीं करना है, बस 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा 6। तो यहां बकरियों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। डी आपका होगा राइट आंसर। बस इतना करना है। जब 4 पैर वालों का पूछे तो सिरों की संख्या में 2 का गुणा कर दो, और जब 2 पैर वालों के बारे में पूछे तो सिरों की संख्या में 4 का गुणा कर दो। इतना करो, उसके बाद टोटल पैरों की संख्या में से घटा के 2 से भाग दे दो, सीधे आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो रेगुलर क्लास में एंट्री ले लीजिएगा, रेगुलर रहिएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं संस्था से। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। हर क्वेश्चन यूं ही हवाओं की तरह उड़ाते चले जाएंगे हम। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनने वाली संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनने पर आधारित वाले होने पर, तो प्रश्न क्या है हमारा? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप कुछ नहीं करना है, फटाक से 10 सेकंड में आप कर सकते हो बिना पेन उठाए। मैं तो फिलहाल लिख के बताऊंगा, लेकिन आपको बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है। जितना भी जोड़ने को कहा गया वो लिखना है, उसको 9 से भाग देना है, ये आ जाएगा 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे अंकों का अंतर। फटाफट करना, एग्जाम में आपको इतना सोचना नहीं है। यहां पर अंकों का योग दिया हुआ है 11। ठीक, तो एक बार 5 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का आधा करेंगे तो 8। दूसरी बार 5 और 11 का अंतर लेंगे, हो जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे तो 3। ठीक, अब इससे 2 संख्याएं बनेंगी, 83 और 38। 2 संख्याएं बनेंगी 83 और 38, तो हमारी संख्या क्या होगी? मूल संख्या। अब यहां देखो कहा गया 45 जोड़ दिया जाए, तो 45 जोड़ने की बात की गई, जोड़ा कम में जाता है, घटाया ज्यादा में जाता है। तो कम में जोड़ा गया, यानी हमारी मूल संख्या होगी 38। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। बस इतना टाइम लगता है, इतना ही करना होता है। क्यों करना होता है? सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। ठीक, आज आप देखो केवल कैसे होता है। हर टॉपिक का क्वेश्चन ना कहीं XY आएगा ना कुछ आएगा, सीधे आंसर। सीधे आंसर 5 से 10 सेकंड में उड़ाते चले जाओ क्वेश्चनों को। और अगर एग्जाम में टाइम अच्छा है, स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड और एक्यूरेसी इन्हीं 2 का काम होता है, केवल इन्हीं 2 का काम पड़ना है, स्पीड और एक्यूरेसी का। ये 2 अगर आपने मेंटेन कर ली तो एग्जाम आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वर्दी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मिश्रण। सारे टफ चैप्टर मैंने उठाए हैं। जो टफ चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत तरीके उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट, केवल एक कॉन्सेप्ट, मैथ के हर चैप्टर का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पर हर चैप्टर का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बस देखते जाओ, आज देखते जाओ। अच्छी लगे तो लाइक देते रहना बेटा, अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो। फिर दिखाता हूं कि मैथ खेलना, मैथ के हर सवाल से खेलना चुटकियों का काम है। चलो, दूध और पानी के 200 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 200 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। 10% क्या है? पानी है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 50% हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिले, बस केवल एक चीज देखना कि किस चीज को बदला जा रहा है और किस चीज को नहीं बदला जा रहा है। जो चीज नहीं बदली जा रही उसकी मात्रा निश्चित है, उसी को लेके बढ़ेंगे, यानी अपरिवर्तित। अपरिवर्तित क्या है यहां पर? हमारा पानी, दूध है। अपरिवर्तित क्या है? हमारा दूध है, क्योंकि पानी मिलाने की बात की गई, दूध मिलाने की बात नहीं की गई। दूध जितना था उतना ही रहने वाला है। तो अब दूध की मात्रा को लेके कर डालेंगे, यानी 200 लीटर में दूध की मात्रा कितनी है? अब अगर 10% पानी है तो दूध होगा हमारा 90%। तो 200 लीटर का 90% कितने लीटर के अब 50% पानी होना है तो 50% दूध होना पड़ेगा।
तो 50% के बराबर है, तो 90 इसमें आप 50 से हम 200 को काट देते हैं 4 बार में। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 90 गुणे 4 यानी 360। तो मिश्रण हमारा हो जाएगा 360 लीटर। तो बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया? 360 माइनस 200 यानी कि 160 लीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, 160 लीटर। देख पा रहे हो ना, कुछ नहीं करना होता है, केवल वही कॉन्सेप्ट 10 गुणे 10 वाला लगाते चले जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट मैथ के हर क्वेश्चन को धराशायी कर सकता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ याद करने का सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको केवल समझा जाता है। और कोई चीज आप अगर एक बार समझ गए हो तो लाइफ टाइम उसको नहीं भूलोगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और बताए गए तरीके पे प्रैक्टिस कर लेना, हर एक क्वेश्चन वही मिलेगा एग्जाम में जो कॉपी पे लिखा होगा, और हर एक क्वेश्चन सही करके आओगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। 1 से 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से 500 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। 1 से 5 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अब सम और विषम सभी योग निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। 1 से 500 को 2 से भाग दे दो बाबू, ये आ जाएगा 2250। ठीक है, ये हो जाएगा 250। ये हो जाएगी पदों की संख्या, क्योंकि अगर 1 से 500 तक में तो 250 समपद, 250 विषम पद। तो 250 का स्क्वायर करेंगे 62,500 हो जाएगा। 250 का स्क्वायर करेंगे 62,500 हो जाएगा, और इसी में 250 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62,750। ये हो गया हमारा आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऑप्शन बी 62,750। कोई फॉर्मूला नहीं, बस पदों की संख्या निकालना, स्क्वायर करना, पदों की संख्या जोड़ देना है, सम संख्याओं का योग मिल जाएगा। ठीक, देखते चलो बस आज केवल, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत थोड़ा सा टाइम। कुछ आदमी किसी कार्य को, फिर से आ गए काम समय में। ये काम समय नहीं, ये आदमी और समय का क्वेश्चन है, जो कि काम समय का ही एक पार्ट होता है। अब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, टाइम लगेगा, बिना लिखे बिना पेन उठाए कर सकते हो। आओ देखे कैसे। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 10 आदमी और होते तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। 10 आदमी और होते तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पूछा क्या गया है, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? गब्बर सिंह वाला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने आदमी थे। ठीक, तो कितने आदमी थे ये बताने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर देखो कितने दिन कम हो रहे हैं, 10 दिन। 10 दिन कम लग रहा है कब? जब हमारे 10 दिन कम लग रहा है जब 20 दिन कम लग रहा है। यहां पर समय का अंतर देखना है। समय कितना है? कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। 20 दिन कम हो रहे हैं जब 10 आदमी बढ़ रहे हैं। 20 दिन बराबर 10 आदमी, और हमें पता है कि आदमी और समय व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां पर प्रारंभिक संख्या निकालनी है तो वर्तमान समय लेना होगा, यानी जो काम 60 दिन में हो रहा था 20 दिन पहले, यानी 40 दिन में हो जाएगा। तो 40 दिन, अब अगर 20 दिन बराबर 10 आदमी तो 40 दिन बराबर हम क्या लिखेंगे? 20 आदमी। हो गया आंसर। 40 दिन में कितने आदमी, प्रारंभ में कितने आदमी थे? 20 आदमी थे। वर्तमान में कितने आदमी काम कर रहे हैं? 30 आदमी, क्योंकि तब 60 दिन बराबर 30 आदमी हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस अब खुद सोचो इसको करने में कितना सेकंड लगना है? 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना है। और अगर सोचो हर क्वेश्चन तुम 10 से 15 सेकंड में करते हुए एग्जाम में बढ़ते जा रहे हो, तो कितने कम समय में हर क्वेश्चन कर डालो। इसीलिए मैंने आज हर टॉपिक के क्वेश्चन को उठाया है, ताकि ये दिख सके, हर स्टूडेंट को ये दिख सके कि जो उनके दिमाग में मिथ भर दिया गया है कि मैथ बहुत टफ होती है, मैथ में ढेर सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ढेर सारी ट्रिक सीखनी पड़ेगी। कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं, बेसिक कॉन्सेप्टों का यूज करते हुए 10-10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। यकीन हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? और यकीन पूरी तरह से करना चाहते हो तो क्लास में आ जाना। पूरी तरह से हर एक चीज जो तुम अपनी लाइफ में करते हो, डेली की जो एक्टिविटी करते हो, उन्हीं एक्टिविटी से जोड़ के दिखाऊंगा कि जितने क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखे हैं, हर वो चीज अपनी लाइफ में या तो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन। चलो अगले टाइप पर आते हैं, अगले टॉपिक पर। किसी वस्तु को 96 रुपए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्रीधराचार्य के रूल से एक फॉर्मूला बनता है, उससे ये लगता है, लेकिन आपको बिना फॉर्मूले के तड़ाक से करके दिखाऊंगा कैसे होता है, फट से, है ना। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है।
जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, 10√25 प्लस विक्रय मूल्य -50, ये इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि गुप्ता जी की क्लास में फॉर्मूला XY होता ही नहीं है, कोई जगह नहीं उसकी। तो बस करना क्या है, 96 लिखो, इसके ऐसे दो गुणनखंड कर दो जिसका अंतर 10 हो, जिसका अंतर 10 हो। तो 96 में 6 और 16, 16 छक 96 होता है। अब जो संख्या 10 से छोटी हो उसके आगे 0 लगा दो, वो बन गया तुम्हारा आंसर, यानी 60 रुपए। अब 60 रुपए की वस्तु 60% लाभ पर बेचेंगे तो 96 में बिकेगी या नहीं बिकेगी, बस इतना करना है। कोई सीधाचारी का नियम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई XY नहीं। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद है आप लोगों से, कि इस उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा भरोसा होता जा रहा होगा, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आपका भरोसा एकदम पक्का होता जाएगा AK गुप्ता पर, SP शुक्ला एजुकेट पर। पूरी तरह से आपका अपना परिवार है, प्यार सहयोग बनाए रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से मिश्रण और लाभ हानि का मिला हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन देखते जाओ कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको लगाने में समय भी लगता है, लेकिन आज समय नहीं लगेगा। और आज के बाद अगर आप इस परिवार से जुड़ जाते हैं तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न क्या है, और ये सब पिछले एग्जामों में आए हुए भी क्वेश्चन है, और अभी तक लगातार एग्जामों में, सभी एग्जामों में लगातार पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। और कोई चीज अगर क्लास में ना अच्छी लगे, ना पसंद आए, तो कमेंट में बताइएगा जरूर, छुपाइएगा नहीं, क्योंकि कमियां दूर करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। तो कमी जरूर बताइएगा, अच्छाइयां आप बताइए ना बताइए, लेकिन कमी जरूर बताइए। चलो, एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, एक दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कुछ मात्रा में दूध, कुछ लीटर दूध खरीद कर इसमें 5 लीटर पानी मिलाकर मिश्रण को फिर उसी रेट पर, यानी 20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, मिश्रण में क्या ज्ञात करनी है, शुद्ध दूध की मात्रा। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा XY मानना पड़ेगा या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखो और आंसर ले लो 3 सेकंड के अंदर। जितने परसेंट लाभ कमा रहा है 25%, बराबर कितने लीटर पानी मिला दिया बाबू, 5 लीटर। 25% है और 5 लीटर पानी मिला दिया है, तो 25% बराबर 5 लीटर। हर एक की मात्रा अपने आप में होती है 100%, तो 100% बराबर, प्रतिशत में हर चीज 100 होती है बाबू। तो 25% अगर 5 लीटर है तो 100% कितना हो जाएगा, 25 में 4 का गुणा होकर के बनता है 100, तो दूसरी तरफ भी 4 का गुणा कर दो, 5 और 20, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 20 लीटर, ऑप्शन बी। खुद देखो कितना टाइम लगना है, और तुम्हें पता है, आप सबको पता है कितना करने में 3 से 5 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल समय नहीं लगना है। जितनी देर में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो उतनी देर में आंसर कर सकते हो। बस भरोसा अपने आप पर बनाकर रखो, क्योंकि खुद पर जिसको भरोसा नहीं, उससे हारा हुआ इंसान कोई और नहीं होता। और अगर इरादा मजबूत कर ही लिया है आपने इस बार वर्दी पहनने का, तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके इरादे को तोड़ पाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम, और क्लास में भी केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों पर ही हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। वहां पर भी फालतू की बातों में कोई टाइम वेस्ट नहीं होना है। ना ही मैं आपसे बहुत ज्यादा कहूंगा कि मुझे बहुत सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत लाइक चाहिए, कुछ नहीं। आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए। हमारे परिवार की बस यही एक उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो, आपके तन पर जो आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, वो पूरा हो। चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा, डिस्काउंट, कमी, कटौती, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, सॉरी ये अगला क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह कोई छूट ना दे, यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि वह कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब यहां पर हमको लिखना है
20% की छूट यानी 100 में 20 कम 80, 20% का लाभ यानी 100 में 20 अधिक 120। 80 बराबर 120 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे या 8 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो 10% बराबर हो जाएगा 15, तो 100% बराबर हो जाएगा 150। 10% बराबर हो जाएगा 15, तो 100% बराबर 150। ठीक है, तो यहां पर 100 से कितना अधिक है? 50%। 100 से कितना अधिक है? 50% अधिक। 100 से अधिक है 50%, तो बस जितना परसेंट वो मूल्य बढ़ा करके लिखा है, अगर कोई छूट नहीं देगा तो पूरी तरह से उतना उसका लाभ हो जाएगा। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा बी, 50%। कुछ नहीं करना है, बस केवल 1 से 9 तक का पहाड़ा याद रखो। ठीक है, उन्हीं संख्याओं का गुणा भाग आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? चलो अगले टॉप क्वेश्चन पर आते हैं। ये लो भाई, रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी, है ना। रेलगाड़ी के क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं, ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, कुछ नहीं करना है। आओ, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब अक्सर लोग कहते हैं कि लंबाई ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और समय दोनों का पता होना जरूरी है। ना ही यहां पर हमें चाल पता है, केवल समय पता है। ठीक है, केवल समय पता है, तो समय से हम दूरी कैसे बता सकते हैं। लेकिन यहां पर अक्सर लोग इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें यहां पर एक चीज और बता दी गई है, दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो उसका इस्तेमाल करते हुए फटाफट करेंगे। 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी और रेलगाड़ी दोनों की दूरी को पार करती है, दोनों की दूरी तय करती है। यानी अगर वो, और जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई तय करती है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई को हटा दिया जाए और उसका समय हटा दिया जाए तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करेगी? तो 8 और 12 सेकंड का अंतर हो जाएगा 4। ये हो गई उसकी चाल, और चाल में व्यक्ति को पार करने वाले समय का गुणा कर दो, तो 4 से ये कट गया 25, और 25 का 8 गुना हो जाएगा 200। फटाक से इतना लिखो और आंसर आ जाएगा 200 मीटर। तो ट्रेन की, रेलगाड़ी की लंबाई होगी यहां पर 200 मीटर। देख लो कितने आसानी से आंसर आ सकते हैं। बस इसके लिए कॉन्सेप्टों को सीखना है। बेसिक अगर मजबूत नहीं हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखे, कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, कितने भी ट्रिक सीख लो, गलतियां होनी तय है। लेकिन बेसिक अगर आपका मजबूत हो गया तो कहीं गलती नहीं होगी। और बेसिक से आसान कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं होती, सामने आपको दिख रहा है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी धनराशि पर, आहा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बात है, नाम सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। और वो भी ये सबसे खास टाइप का क्वेश्चन जहां पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिला दिया गया है। चलो भाई आओ देखते हैं, ये तो और आसान होने वाला है। जितना आपको जो टफ लगेगा मैं उसको उतना आसान करके दिखाऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कहा गया है कि किसी धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, याद आ गया ना कुछ? बढ़िया वाला क्वेश्चन। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 39 रुपए 20 पैसे है। 39 रुपए 20 पैसे है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना पैसा जमा किया गया था, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जितनी भी दर दे रखी है 7%, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 2 स्थान पहले दशमलव लगा देंगे और ये हो गया प्रतिशत। ये है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कोई क्वेश्चन है, फटाक से उड़ा दो। कितने रुपए के बराबर है? 39.20 हो गया ना। तो यहां दोनों स्थान पे दशमलव है, ये हट गया, ये स्थान से दशमलव हट गया। 49 से ये हमारा कट जाएगा 80 बार में। 49 का 2 गुना होता है, 49 का 2 गुना होता है 98, 98 का 4 गुना होता है 392। तो 2 गुना और 4 गुना हुआ, यानी 8 गुना हो गया। 8 से 80 हो गया। 1% बराबर 80, तो 100% होता है हमारा मूलधन। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 8000। तो यहां से सी ऑप्शन पे तुरंत टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अब जितना समय बचा है उसमें और क्वेश्चन कर डालो। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाह भाई वाह, आय व्यय से संबंधित शेष वाले क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को देता है।
तथा शेष बची राशि का 10% एक ट्रस्ट को देता है। दाता दानी आदमी है भाई, 10% एक ट्रस्ट को देता है। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए शेष बचते हैं। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए शेष बचते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है। 3 बार दिया है बाबू, 3 बार 10 लिख दो। 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1,000 हो गया। अब पहली बार में कितना खर्च किया? 20%, 10 का 20% होता है 2, खर्च कर दिया 8। 30% होता है 3, खर्च कर दिया बचेगा 7। 10% होता है 1, खर्च कर दिया बचेगा 9। 8 सते 56, 56 का 9 गुना कर देना है 504। यानी अगर उसके पास 1,000 रुपए होते तो 504 रुपए बचते। उसके पास बचे कितने हैं? 10,080। तो 504 से 10,080 को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब अगर एक हिस्सा हमारा 20 रुपए है तो 1,000 के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा? 20 का गुणा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 20,000 रुपए। तो इसमें होगा बी आंसर 20,000। समझ में आ रही होंगी बातें? जल्दी से कमेंट करके बता देना अगर अच्छी लग रही होंगी तो, और ना अच्छी लग रही होंगी तो भी बता देना, कोई बुराई नहीं। अगला क्वेश्चन, एक नाविक धारा के अनुकूल, वाह भाई वाह, नाविक धारा, धारा प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल बहुत कंफ्यूजन देता है। कुछ नहीं, बहुत आसानी से एक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले वगैरह भी लगते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के बताऊंगा। एक नाविक धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी को जितने समय में तय करता है उसके 3 गुना समय में धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत वापस आता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहां पर नाविक की चाल पूछा गया है तो नाविक, अब जितना गुना दिया गया है गुणा करेंगे, जितना गुना दिया गया है 3 गुना, तो 3 गुना में नाविक 3 गुना -1, क्योंकि नाव की चाल ज्यादा होती है, धारा की चाल कम होती है, तो ज्यादा वाले में कम करना है, कम वाले में ज्यादा करना है, और बराबर में उतनी ही दूरी करना है। धारा की चाल 4 गुणे में गुना +1 कर देंगे, यानी 3 + 1। तो अब हमको पता है ये 3 - 1 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यह हो नाविक की चाल क्या हो जाएगी? नाविक की चाल गुणे 2 बराबर 4 गुणे 4, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी यहां से आंसर हो जाएगा 8। बस इतना करके आंसर दे देना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब इतना करने में आपको भी पता है समय नहीं लगने वाला, और यही मेरी तैयारी की स्ट्रेटजी पहले भी रही थी। ठीक है, मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं। 2011 यूपीएसआई भी क्वालिफाइड हूं, सीजीएल के कई एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, कई साल सीजीएल क्वालिफाई किया है, और यही तरीके थे मेरे अपने बनाए हुए, जिनको बेसिक लॉजिक के तरीके से समझ करके हम क्वेश्चनों को अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज को अपने ऊपर लेकर के समझ सकते हैं। चलो अगले पर बात करते हैं, बाकी ढेर सारी बातें आप लोगों से क्लास में होती रहेंगी। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। किसी परीक्षा में ए 40% अंक प्राप्त करता है, किसी परीक्षा में ए 40% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु बी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक पा जाता है, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत। अब लोग कहते हैं कि उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने के लिए परीक्षा का पूर्णांक पता होना चाहिए, परीक्षा का उत्तीर्णांक पता होना चाहिए, उत्तीर्णांक के लिए प्राप्तांक पता होना चाहिए, यानी 3 चीजें निकालेंगे तब जाके इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस इतना देखो प्रतिशत का अंतर कितना है, 40% पाया है, 50% पाया है, प्रतिशत का अंतर लिखना है 10%। अब एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो दोनों अंकों को जोड़ देना है, 30 अंक और 20 अंक, टोटल हो जाएगा 50 अंक। ठीक, पूरा लिख देता हूं। 40% अंक मिले हैं, इसे अभी पास होने के लिए 20 अंक और चाहिए। 50% अंक मिले हैं, इसे 30 अंक ना मिलते तो भी ये पास हो जाता, क्योंकि उत्तीर्णांक सबके लिए बराबर होता है। अब प्रतिशत का अंतर लेना है 10%, एक फेल है एक पास है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो आपस में जोड़ देना है, यानी 50 अंक। अब यहां से मैं पूर्णांक निकालूं, उत्तीर्णांक निकालूं और प्राप्तांक निकालूं, उसके बाद उत्तीर्णांक प्रतिशत पर पहुंचेंगे। तो कुछ नहीं करना है बाबू, 10% बराबर 50 अंक है, 1% बराबर 5 अंक हो जाएंगे,
तो जैसे हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 5 अंक, वैसे ही हम कह सकते हैं 5 अंक बराबर 1%, क्योंकि यहां पर हमसे उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत में आंसर बताना है। ठीक, तो अंकों को प्रतिशत में बदल लो। 5 अंक बराबर 1% तो 20 अंक बराबर 4%। 5 अंक बराबर 1% तो 20 अंक बराबर 4%, यानी ए को 40% मिला है और 4% से फेल हो गया है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या हो जाएगा? 44%। बिल्कुल वैसे ही जोड़ देना है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी 44%। समझ में आया या नहीं आया? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, बहुत मेजर पार्ट होता है हमारा। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं? 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से, या तो वो 3 से कट रही हो, या तो वो 5 से कट रही हो, या दोनों से कट रही हो, यही करना है। तो 100 को पहले 3 से भाग दे लो। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 33 संख्याएं हो जाएंगी जो कि 3 से कट रही होंगी। 100 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 20 संख्याएं आ जाएंगी जो कि 5 से कट रही होंगी। 100 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो 33 संख्याएं 3 से कटेंगी, 5 से भाग देंगे तो ऐसी 20 संख्याएं होंगी जो 5 से कट रही होंगी, यानी कुल मिलाकर के आ जाएगा 53। लेकिन 53 सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3, 5 दोनों से कट रही होंगी। तो 100 को 3 और 5 का जो एलसीएम होता है 15, उससे भाग देंगे तो 6 संख्याएं आ गई। ये 6 संख्याएं दोनों में कॉमन है, यानी ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना है। तो 33, 20, 53, 53 माइनस 6 47। तो 47 ऐसी संख्याएं होंगी जो या तो 3 से कटेंगी या तो 5 से कटेंगे, यानी बी आपका सही होगा आंसर। समझ में आया या नहीं आया? समझते चलो, देखते चलो खाली कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब वो क्लास चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चलेगी, हर एक टाइप के ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोग बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए, और बहुत ही लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन आज कितनी आसानी से होगा ये आज आप देखने वाले हो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पढ़ते चलते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर चलने के बाद, एक स्टेशन से चलती है, 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी चाल वास्तविक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है। वास्तविक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, और वह अपने गंतव्य स्टेशन पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। जहां वो जा रही थी वहां पर सही समय से 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 20 किलोमीटर और आगे होती, यानी जहां पर 60 किलोमीटर पर दुर्घटना हुई है उससे 20 किलोमीटर और आगे जाने के बाद दुर्घटना होती, तो वह अपने गंतव्य स्टेशन पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो पूरा कॉन्सेप्ट अब ये नहीं सिखाऊंगा, केवल दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितनी आसानी से किया जा सकता है। 25 मिनट देरी से पहुंचती, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है। 20 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको ध्यान दो, जब एक्सीडेंट 60 किलोमीटर पर हो रहा है तो 35 मिनट देरी से पहुंच रही है, और जब एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद हो रहा है तो वो 25 मिनट देरी से पहुंच रही है। यानी 20 किलोमीटर चलने पर उसके 10 मिनट बच गए। दोनों समय का अंतर कितना था? 10 मिनट। यानी वो 10 मिनट कब कम हुआ? जब 20 मीटर आगे चली गई। तो अगर 35 मिनट देरी से पहुंच रहे और 35 मिनट हमें बचाने हो, तो 10 मिनट बराबर 20 किलोमीटर, तो 35 मिनट बराबर 10 बराबर 20, दो गुना है तो 35 बराबर 70 किलोमीटर। यानी वो 70 किलोमीटर और चली जाती तो उसके 35 मिनट बच जाते। तो जहां दुर्घटना हुई वहां से 70 किलोमीटर दूर था स्टेशन, तो दूरी क्या है? 60 किलोमीटर पर हुई है दुर्घटना, 70 किलोमीटर उसके बाद वो और चली है, तो कुल कितनी दूरी तय की है? 130 किलोमीटर। यहां पर आंसर हो जाएगा 130 किलोमीटर। अब बताओ क्या इसमें टफ था? कुछ नहीं है, केवल हमें सही तरीके से अगर समझा दिया जाए, चीजों को दिखा दिया जाए प्रैक्टिकली करवा करके, तो हमारे माइंड में वो चीजें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। और हमें पता है यहां पर दूरी पूछी गई है, तो यहां पर केवल दूरी और चाल और समय का काम है। अब यहां पर चाल पूछी जाती तो इस 3/4 का प्रयोग हम करते, लेकिन यहां पर इस 3/4 का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर चाल नहीं पूछी गई, केवल दूरी पूछी गई, जो हम समय से और दूरी से निकाल सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जब चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो
एक वस्तु 20% एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 50% के लाभ पर सी को बेचता है। सी ने वह वस्तु 720 रुपए में खरीदी हो तो ए ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी थी। ठीक, तो इसके लिए एक्स वाई वाला फॉर्मूला नहीं याद करना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कुछ नहीं। 2 बार बेची गई, 2 बार 10 लगा दो, 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक, पहली बार बेचा गया 20% लाभ पर, तो 10 का 20% होता है 2, जोड़ दिया तो यानी 10 वाली वस्तु 12 में बिकेगी। बी ने उसे बेचा है 50% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 15, 5 रुपए बढ़ जाएगा, तो 12 गुणे 15 हो गया 180। तो सी ने कितने में खरीदा है, 720 में, 180 बराबर हम रख देंगे 720, 180 से कट जाता है 4 बार में, अब इस 4 का गुणा उठा के कर देंगे 100 में, तो यहां पर ए ने खरीदा था 400 रुपए में। क्यों होता है, किस लिए होता है, सब क्लास में करेंगे। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका सी 400। अगला क्वेश्चन, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बंदर, ये मैथ में भी पूछा जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बंदर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। एक बंदर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, तो वह 21 मीटर ऊंचे खंभे पर कितने समय में चढ़कर बैठ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर धुआं में उड़ाना चाहते हो, उड़ाना चाहते हो, फटाक से करना चाहते हो, तो कुछ मत करना, जितना मीटर एक बार में चढ़ सकता है उसको टोटल में से घटा देना, यानी 18 मीटर चढ़ने तक में वो चढ़ेगा और फिसलेगा, क्योंकि आखिरी का 3 मीटर तो वो चढ़ करके बैठ जाएगा, उसके बाद फिसलेगा नहीं। तो जितना वो एक बार में कर सकता है उसको पहले हटा दो, यानी 18 मीटर तक उसकी प्रोसेस चलती रहेगी, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, ये करता रहेगा। अब काम की बात क्या है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 3 मीटर, यानी 3 मीटर प्लस होता है। अगले 1 मिनट में 1 मीटर माइनस हो जाता है, यानी कुल मिलाकर के हर 2 मिनट में वो 2 मीटर ही चढ़ पाता है, चढ़ते फिसलते हर 2 मिनट पे 2 मीटर। तो अगर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तो 18 मीटर कितने मिनट में चढ़ जाएगा, 18 मीटर। तो अगर 2 मीटर 2 मिनट में, तो 18 मीटर 18 मिनट में हो जाएगा ना। 2 मीटर 2 मिनट में, तो 18 मीटर 18 मिनट में, ये हो गया। अब बचा हुआ है 3 मीटर, जो कि आखिरी वाले में चढ़ेगा और बैठ जाएगा। 18 मीटर चढ़ गया, चढ़ते फिसलते, तो अगले मिनट यानी 19वें मिनट में वो 3 मीटर चढ़ करके 21 मीटर चढ़ करके बैठ जाएगा। हो गया आंसर 19 मिनट, सी। क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक को समझना है, और लॉजिक क्या है ये चैप्टर में समझाऊंगा। तो देखा आपने कि हर 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा, वो भी समझाते हुए, देखते हुए। तो इसी तरह जो सपना आपके और आपके परिवार वाले देख रहे हैं, आपके शरीर पर वर्दी होने का, वो सपना इस बार आपका सच होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए रास्ता हम दिखाएंगे, मेहनत आपको करनी है। हमारे परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ है। अब आपको बस अपने इरादों को पक्का करना है, और साथ साथ ये देखना है कि कितनी मेहनत हमें अपनी लगानी है, जी जान से उस मेहनत में लग जाना है कि इस बार वर्दी हमारे तन पर हो। और अपने परिवार को जब वर्दी पहनकर आप जाएंगे तो उनकी आंखों की खुशी देख करके वो, उन्हें जो गर्व महसूस होगा, उस गर्व को आप भी महसूस करिएगा। तो चलते चलते एक बात कहूंगा, फिर लौट आया हूं अपने उसी बरसों पुराने तेवर में। अब देखना यह है कि वक्त हमें बदलता है या हम वक्त को। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबसे आगे फिर मुलाकात होगी, आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमियां हो उसको बताते चलें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। मैं ए.के. गुप्ता आप सभी का इंतजार करूंगा अपनी रेगुलर क्लास में। धन्यवाद।